वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैजिशियन। तो हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो सेशन होने वाला है, जो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये हमारे 2023-24 के न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताइएगा कि आप पता तो चले हम लोग को कि कौन कौन पढ़ रहा है हम लोगों से। और आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो हमारा पहला अध्याय है कक्षा 10 के इतिहास का, इसमें हमें राष्ट्रवाद, राष्ट्र नारीवाद और भी कई चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आइए मैं आपको शुरू करता हूँ राष्ट्रवाद से पढ़ाना। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियमों आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति अर्थात विकास और उसके प्रति जो नियम बनाए दे, जो वहाँ का कानून नियम, जो भी वहाँ का उस राष्ट्र को चलाने वाला होगा, उसके द्वारा बनाए गए नियमों आदर्शों का पालन करने वाला, जो उसका पालन करेगा, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। यही राष्ट्रवाद है। अब आइए देखते हैं राष्ट्र। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। रेनर साहब के अनुसार जिस देश या राष्ट्र में नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को इनके कहने का मतलब, जैसे हमारा भारत है तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के नस्ल, विभिन्न प्रकार के धर्म है, धर्म भी है, नस्ल भी है। तो हमारा धर्म और नस्ल को जो है, इन दोनों को बनाकर बनता है क्षेत्र, और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र। तो धर्म और नस्ल को मिला के जो क्षेत्र बनता है उसी को राष्ट्र कहते हैं। हमारा भारत भी एक राष्ट्र है, ये लोग हम अच्छे तरीके से जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं भारत एक राष्ट्र है। तो भारत भी हमारा नस्ल और धर्म से बना है। उसी प्रकार हर एक देश, हर एक राष्ट्र नस्ल और धर्म से मिलकर बना है, जिसे हम राष्ट्र कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको राष्ट्र और राष्ट्रवाद बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं नारीवाद। तो सभी पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है। तो हम जैसा कि पहले जानते हैं कि नारियों को, स्त्रियों को इतनी छूट नहीं मिलती थी। उन्हें जो अपना जीवन निर्वाह पुरुषों के ही अंदर, मतलब अंदर पुरुषों की, जैसे पुरुष कहते थे वैसा ही उन्हें करना पड़ता था। वो उनकी आज्ञा का अनुपालन करती थीं। उनकी आज्ञा अगर यदि वे ना मानती तो थोड़ी उन्हें मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन तभी उन्हें उन्हीं की अनुसार कार्य करना पड़ता था। आज तो काफ़ी अब तो छूट मिलने लगी है सबको, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और नारीवाद की यही पुरानी अवधारणा एक ये भी थी कि जब पुरुष कोई किसी भी नारी का हस्बैंड मर जाता है तो उसको जब जलाया जाएगा तो उसकी नारी, उसकी स्त्री, उसकी वाइफ को भी उसी समय जला दिया जाता था उसी के साथ, चाहे वो मरी हो या न मरी, उससे मतलब नहीं था। तो इसका बढ़ चढ़ के विरोध हमारे यहाँ एक राजा राम मोहन रॉय करके राजा साहब थे, उन्होंने भी बहुत विरोध किया था और यह पिचैया अवधारणा जल्द ही समाप्त हो गई। लेकिन ये अवधारणा अभी भी वहाँ पे चल रही थी और सब जगह चल रही थी। तो ये धीरे धीरे समाप्त अब हमको दिखाई पड़ रहा है कि हम आसपास देखते हैं धीरे धीरे अब महिलाओं को कितनी छूट दी जा रही है। तो यह एक अच्छी बात है। सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है, तो उनको भी अधिकार अब उनके हाथ में दिया जाने लगा।
नारीवाद की स्थापना किसने की थी? तो नारीवाद की स्थापना जो थी लुई ऑटो पीटर्स ने की थी। इन्होंने ही नारीवाद की स्थापना की थी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको नारीवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद सब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप, मतलब सॉरी, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। देखिए, यूरोप एक वो है, जैसा कि हमारा एशिया एक वो है, उसको क्या कहते हैं, जो भी है, जैसे हमारे एशिया है वैसे एशिया पे भारत है, उसी तरीके से यूरोप में फ्रांस भी था। तो यूरोप में जो राष्ट्र फ्रांस है, तो फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र के विचार पर प्रकाश डाला गया है पहले। तो हम आइए फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार ये जानते हैं पहले। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1879 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी की क्रांति की शुरुआत इस ईस्वी में हुई थी। पूछ सकता है आपसे, हिस्ट्री में बहुत ही जो साल के नाम होते हैं, जैसे कि याद करना पड़ता है हमको, तो वो बेहद ही कठिन, लेकिन उसकी भी मैं ट्रिक जल्दी ही लाऊंगा अपने इस चैनल पे। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो के आते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोग की वो थी, यह मत थी कि सभी ये चाहते थे कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए। कोई अगर जो राजा था, उसको सभी को कहने का मतलब था, अभी तक जो राजा लोग राज करते थे, यहीं से पनपी है क्रांति की। फ्रांस की क्रांति से ही पूरे यूरोप में क्रांति होने लगी है। तो यहीं से उनकी जनता ये चाहती थी, फ्रांस की जनता ये चाहती थी कि जो है हमारे राजा को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को वो चुनना चाहती थी, अपने मन से ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहती थी जो हम पे शासन करे। देखो, राजा को इसलिए हटाना चाहती थी, या तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो राजा उनके जैसा वो चाहती थी वैसा काम नहीं कर रहा था, या राजा को मतलब ही नहीं था अपनी प्रजा से। तो दो ही कारण हो सकते हैं। तो इन्हीं कारणों को देखकर वो ये कह रहे थे कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए, ऐसा राजा लाया जाए जो हमारे ऊपर हमारी नुकसान को, हमारे फायदे को जाने, ये नहीं कि कुछ भी हो वो कुछ भी करता रहे, वो देखता ही रहे। तो फिर अब आइए देखते हैं थर्ड नंबर जो हमारा बिंदु है, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। ये भी वो चाहते थे, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी है, वैसे वो चाहते थे फ्रांस के नागरिक कि फ्रांस देश में हमारा जो फ्रेंच भाषा है उसे राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इनका भी मत सही ही था। तो उसी सबको मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने नेपोलियन को शायद चुना था। आइए तो आगे हमें पता चलेगा, आइए हम देखते हैं और आगे। अब हमारा चौथा जो बिंदु है, अब आपको दिखने लगा होगा, चौथा बिंदु है स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना की जाए जिसका नाम जैकोबिन क्लब हो। स्कूल या कॉलेज के लिए कोई ऐसा क्लब स्थापना किया जाए जिसका नाम जैकोबिन क्लब हो। तो ये पूछा जा सकता है 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव में आपसे कि कौन सा फ्रेंच जनता कौन सी क्लब की मांग कर रही थी स्कूल और छात्रों के लिए। तो उसका नाम था जैकोबिन क्लब। सभी भार तथा किराया भी एक व्यवस्था किया जाए। एक व्यवस्था का मतलब है 10 किलोमीटर के लिए 5 रुपया लिया जा रहा है, 5 किलोमीटर के लिए 2.5 रुपया लिया जा रहा है, ऐसा नहीं। 10 किलोमीटर के लिए भी 5 ही, तो 5 किलोमीटर के लिए भी 5 ही रुपया लिया जाए, ये ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इनके कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेपोलियन का शासन। हमने नेपोलियन का नाम तो बहुत ही सुना है, हम 9th में भी नेपोलियन के बारे में पढ़े हैं। तो हम नेपोलियन के बारे में इस चैप्टर में जान पाएंगे, और हमें ये जानना भी चाहिए क्योंकि यह चैप्टर ने हमें मौका दिया है कि नेपोलियन के बारे में पढ़ने को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नेपोलियन का शासन। तो जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाया, तो
तो प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया। अब देखिए, इन लोगों ने नेपोलियन को चुना शासन करने के, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रजातंत्र जैसा फ्रांस की जनता चाहती थी वैसा नहीं किया। प्रजातंत्र को नहीं स्थापित किया, राजतंत्र को स्थापित कर दिया। खुद राजा बन गया, खुद जो है वो राजा बन गया। अब आइए सेकंड नंबर टॉपिक हम देखते हैं, कानून के सामने सबको बराबर रखना। उसने कानून के सामने सबको बराबर रखा, चाहे बड़ा हो या अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो छोटा हो, लंबा हो चौड़ा हो, सबको समान रखा। अगर कोई भी गलती करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगा। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। जो बड़े जमींदार थे वो छोटे जमींदारों की जमीनों को हड़प लेते थे, लेकिन इसने ऐसा सब करने से रोक लगाया और सबको सुरक्षा प्रदान की। सब अपने अपने ज़मीन पे काम करिए, दूसरे की ज़मीन को मत हड़पो, ऐसा इसका कहना था। जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, भूस्वामी मतलब ज़मींदार थे, वो गरीबों को गुलाम बना लेते थे, लेकिन इसने उस गुलामी को भी ख़त्म कर दिया। सभी वर्ग को समान रखा। सभी जो नीची जाति थी उसे भी समान अधिकार दिया, और जो बड़ी जाति थी उसे भी समान अधिकार दिया। किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। अब आइए हम देखते हैं इटली का एकीकरण। तो 19वीं सदी के मध्य में इटली को 7 राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। जो 19वीं सदी थी उसी के मध्य बीचों बीच में हमारा जो इटली था वह 7 राज्यों में टूट कर बिखर कर अलग हो चुका था। और फिर 1830 के दशक में जोसेफ मेजनी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया। 1830 के दशक में एक हस्ती उभर के आई जिसका नाम है जोसेफ मेजनी। तो मेजनी ने बाबू भैया 1830 के दशक में उन्होंने इटली के एकीकरण, इटली को फिर से एक कर दिया जाए, उन्होंने प्रयास अपना जारी किया, शुरू किया। अब आइए देखते हैं, मेजनी, काबूर एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली के एकीकरण को संभव बनाया। इन्हीं तीनों के कारण इटली का एकीकरण हो जाए। प्रयास तो एक ने किया पर एकीकरण में मदद 2 और लोगों ने किया। काबूर और गैरीबाल्डी ने भी मदद किया इटली के एकीकरण में। ये देखिए, पूछा जाएगा 1830 के दशक में किसने इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया, तो उस प्रयास को किया था मेजनी ने। और मिलकर किसने किया था, मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी ने। इन दोनों को भी उसमें वो थी, सम्मति थी, साथ था, ठीक है, तब जाके इटली का एकीकरण हो पाया। अब मैं दूसरा पेज आपके लिए उठाता हूँ। इटली के एकीकरण के बाद, और इटली के एकीकरण में एक चीज़ और भी थी कि इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी, उसमें और किसी ने उतनी भूमिका नहीं निभाई थी। अब आइए हम देखते हैं तो 1869 में इमैनुअल द्वितीय की एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। जो है 1869 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया, उन्हीं को वहाँ का राजा बना दिया गया। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि एक बिस्मार्क करके कोई आए थे, ऑटोमन बिस्मार्क। तो वो क्या थे, उन्होंने क्या किया था, कौन थे वो, ये भी हम जानना जरूरी है। बिस्मार्क कौन था, तो बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था। देखो, पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में कूटनीति से ही एक राजा दूसरे राजा पर विजय पा सकता था।
जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जर्मनी की एकीकरण थी। जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उसने जर्मनी का एकीकरण किया था। जैसे इटली का एकीकरण हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसी तरह जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था। तो इटली का एकीकरण जो था वो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी। और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क में किया था, ऑटोमन बिस्मार्क इनका पूरा नाम है। जर्मनी का एकीकरण तो 1862 ईस्वी में ऑटोमन बिस्मार्क प्रासा का चांसलर बना। ऑटोमन बिस्मार्क था 1962 ईस्वी में। प्रासा एक राज्य था, उसी पर शासन करना लगा, वैसा ही कुछ था। बिस्मार्क ने सशक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि किस नीति से किया, तो सख्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। 18 जनवरी 1871 को वायसराय के महल में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया। तो 18 जनवरी 1871 को वायसराय के महल में प्रसा के राजा को वायसराय के महल में 1871 में 18 जनवरी को प्रसा के राजा, जो प्रसा का राजा था, उसी को जर्मनी का राजा भी घोषित किया गया। उस राजा का नाम था विलियम प्रथम। तो हमारा जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, नेपोलियन का शासन, राष्ट्रवाद, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे दोस्तों स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और कमेंट में अपना नाम बता दीजिएगा। और हमारे इस वीडियो को जितना भी दूर से दूर शेयर कर दीजिएगा और फैला दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स है पढ़ रहे हैं 10th में, उनको भी मदद मिल सके। इतने भी आप सेल्फिश मत बनिए, सबकी मदद करने की सोचिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और इस चैप्टर जो है पूरा ख़त्म हो गया आपका एक ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और मैं इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो करवाने वाला हूँ। लघु दीर्घ जो भी है वो मैं सब करवाने वाला हूँ, सब लाऊंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमसे अपडेटेड रहें। हम बोर्ड पेपर के जो न्यूज़ होते हैं उसको भी लाते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो और इस चैनल पे पूरी तैयारी आपको मिलने वाली है क्लास 10 की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताइएगा, आप कहाँ से हैं ये भी बताइएगा। क्वेश्चन आपको जो पूछना होगा वो पूछिएगा, और भी जो आपको डाउट होता है वो आप उस पर कर दीजिएगा, मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूंगा। और आपको अगर कुछ भी इस वीडियो में नहीं समझ में आया हो तो आप पीछे करके दोबारा देखिएगा, और भी जो हो सके वो आप करिएगा हमारे लिए। बस हम भी आपके लिए करते ही रहेंगे जो हमसे हो सकेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड